नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स लगे हुए हैं, उसी को देखते हुए आज एक नई सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लूसेंट के हर चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो सीरीज है ये कोई रैपिड फायर सीरीज नहीं रहेगी, हम बहुत सारे सेट्स में करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे और जहां लगेगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। और इतना मैं ये कह सकता हूं कि जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आपकी जो पॉलिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यही कोशिश रहेगी कि आपको फैक्ट्स भी क्लियर हों और साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट हैं जो मैं समझा सकूं वो आप समझ पाएं। तो ये है वीडियो का एजेंडा। आप स्टार्ट करते हैं। पहला सेट है ये और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की अगर हम भाषा की बात करें तो वो अंग्रेजी माध्यम में भी है, हिंदी माध्यम में भी है, तो कोई लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर। अगर आपको ज्ञान लेना है तो कभी भाषा बैरियर नहीं हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाइंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान या अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण के सबसे प्रभावशाली रहा है? क्या वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर बोलना है, वो आंसर है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, हमारा जब संविधान बना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे, डिबेट हुई, बहुत टाइम लगा, बहुत लंबी लंबी रीडिंग हुई, डिबेट हुए, सेशंस हुए, तो जो चंक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हमारा जो संविधान का चंक है या जो हमारी संविधान का जो कोर वैल्यूज है वो किस एक्ट से इंस्पायर्ड है, तो वो एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीजें हमने इंस्पायर्ड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से एक्वायर किया है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। पर अगर ये पूछा जाए कि जो बेस है, जो कोर है हमारे संविधान का, वो किस अधिनियम या किस एक्ट से इंस्पायर्ड है, तो वो एक्ट का आंसर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस साल में आया था ये? 1935 में आया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें चीजें, जो पहला क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको बताया कि जो कोर वैल्यूज है, जो कोर है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा किस एक्ट से? वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उससे ही ज्यादातर चीजें जो है हमारे संविधान में इंस्पायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और प्रमुख अंश को प्रस्तुत करने का पहला प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया था? कौन सा वो पहला एक्ट था जिसमें इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया था? तो वो एक्ट का आंसर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्योंकि अगर हम 1861 की बात करें तो इससे ठीक 4 साल पहले 1857 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी और ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, कि हम जो अपनी गवर्नेंस कर रहे हैं, इसकी जो गवर्नेंस की स्टाइल है उसे कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा रिवोल्ट फ्यूचर में हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, अगर ऐसा रिवोल्ट फिर से फ्यूचर में हुआ तो जो शासन है ब्रिटिश का वो शायद भारत में उतने दिनों तक ना रह पाए। इस वजह से अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझना है, देखिए ये पॉलिटी का पार्ट और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा कंबाइन है, आपको अंडरस्टैंडिंग तरफ से बता रहा हूं मैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप देखोगे तो अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो 1757 में बोला जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, तो बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा इवेंट था जो ये बताया कि जो ब्रिटिश आई थी, जो सिर्फ एक व्यापार करने के लिए आई थी बॉडी, यानी कि जो एक सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी थी, वो 1757 तक आते आते, यानी कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, वो पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। यानी कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेडिंग के लिए। 1757 में वो ट्रेडिंग बॉडी एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुई। फिर 100 साल बाद यानी कि 1857 में फिर रिवोल्ट होता है। उसके बाद जो गवर्नेंस स्टाइल थी, यानी कि 1757 से लेके 1857 तक जो गवर्नेंस की स्टाइल थी ब्रिटिश की, वो एक अलग पार्ट, और फिर 1857 से लेके 1947 तक जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन या जो पूरी गवर्नेंस की स्टाइल है वो पूरी ब्रिटिश की बदल गई थी। क्योंकि जो इंपैक्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो बहुत ज्यादा था ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर, और वो समझ गए थे कि जिस स्टाइल से हम स्टेट्स को एनेक्स करते चले जा रहे हैं, यानी कि भारत की जो टेरिटरीज है
उसको हम हड़पे जा रहे हैं और हम कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल जनता है। तो इस तरह के रिवोल्ट होते रहेंगे। इस वजह से 1857 के बाद से कई सारे एक्ट पास हुए थे, जिसमें एक एक्ट था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें पहली बार भारतीयों को जो ब्रिटिश हुकूमत की गवर्नेंस थी उसमें इंडक्ट किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि हमारा जो शासन का काल है इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इंडियंस को भी अपनी पॉलिसी मेकिंग में लाना पड़ेगा। इस वजह से अगर कोई पूछेगा आपसे कि वो पहला एक्ट कौन सा था जिसमें इंडियंस को इंडक्ट किया गया था आपके ब्रिटिश गवर्नेंस के लिए, तो वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और उसका रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इससे ठीक 4 साल पहले आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत को ये लगा कि हमें हमारा जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसे चेंज करने की जरूरत है। इस वजह से 1861 एक्ट पास हुआ और इसमें इंडियंस को इंडक्ट किया गया। तो कौन सा एक्ट था, किस साल में हुआ और क्यों हुआ, यह भी मैंने आपको बता दिया। मेरी कोशिश यही है इस सीरीज के थ्रू कि देखिए रटाना नहीं है, रट तो आप कहीं भी सकते हैं, आप नेट पे आप सर्च करोगे कि कौन सा एक्ट है वो एक्ट बता देगा, पर ये जो रीजन मैंने बताया ना, मेरी कोशिश ये है कि आपको रीजन भी पता चले। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी और यूपीएससी में यही डिफरेंस है कि स्टेट पीएससी आपसे फैक्ट्स पूछेगा और जो एनालिटिकल चीज है वो आपसे यूपीएससी पूछेगा। तो फैक्ट्स को भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्ट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका एनालिटिकल पार्ट है, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस हमारी सीरीज से। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम भारत में सांप्रदायिक निर्विच्छेद की शुरुआत की थी? कौन सा एक्ट था वो? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था या 1892 था या 1909 था या 1935 था? तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब देखिए इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसी एक्ट के तहत ऐड किया गया, क्यों 1861 में क्यों नहीं ऐड किया गया, 1892 में नहीं क्यों नहीं ऐड किया गया? इसका सिंपल सा रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1857 के बाद जो गवर्नेंस स्टाइल थी ब्रिटिश की वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि हमारा जो ये शासनकाल का तरीका है ये सही नहीं है, हमें इंडियन ये जो लोकल पब्लिक है उससे भी अपने अंडर उस कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो उसके बाद से 1861 पास हुआ, फिर 1892 एक्ट आया। उसके बाद जब 20वीं सदी की स्टार्ट हुई, 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज का दौर आ गया था। तो जो एक्टिविटी है एक्सट्रीमिस्ट वे में वो ज्यादा बढ़ने लग गई थी, और ये जो इंडियन मूवमेंट की स्ट्रगल थी, भारत की जो इंडियन मूवमेंट की स्ट्रगल थी वो यूनाइट होने लगी थी। और इसी को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कम्युनल इलेक्टोरेट का एक्ट ऐड किया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, कि इससे क्या होगा, जब कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा यानी कि हिंदू जो हैं वो सिर्फ अपने लीडर्स को वोट कर सकते हैं, जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम सिर्फ अपने लीडर्स को वोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यूनिटी कहीं ना कहीं ब्रेक होगी ना, इससे जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी ना। तो इस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका ब्रिटिश हुकूमत ने ऐड किया था। रीजन ये था क्योंकि 20th सेंचुरी आते आते जो भारत की फ्रीडम की मुहिम थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, वो बढ़ रही थी। और जो अगर हम बात करें, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी में आपका अगर हम 1830s और 1850s तक जाएं तो एक मिडिल क्लास, एक इंटेलिजेंसिया मिडिल क्लास का राइज हो रहा था। पर 20th सेंचुरी आते आते रेवोल्यूशनरी जीरो, ठीक है, जो एक्सट्रीम, ठीक है, जो वॉयलेंस के थ्रू फ्रीडम पाना चाहते थे, वहां उनका राइज भी होने लग गया था 20वीं सदी से। तो इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए कि जो भारत की आपकी नेशनल फ्रीडम है, ये जो फ्रीडम मूवमेंट है वो यूनाइट ना हो सके, वो पूरे पैन इंडिया ना हो सके, इस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आपका कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसका जो प्रावधान है वो ऐड कर दिया और ये दे दिया कि मुस्लिम्स के लिए आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रावधान था वो ऐड हो गया। इससे क्या होगा, रीजन ये था कि यूनिटी को ब्रेक करना था। और ये जो आपका कम्युनल टेंशन है इसकी अगर भारत में शुरुआत कहीं से हुई, हालांकि 47 के बाद बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे, पर हम अगर इंडिया की बात करें तो पीस और हार्मोनी बहुत अच्छे से चल रहा है। पर अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा वो एक्ट था
जहां पे भारत में कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव या जो आपका कम्युनल इलेक्टोरेट्स है वो सारी चीजें ऐड हुई, तो वो एक्ट था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन यही था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भारतीयों की फ्रीडम स्ट्रगल है वो पैन इंडिया पे ना हो सके, यूनाइट ना हो सके सारे भारतीय, क्योंकि अगर सारे भारतीय यूनाइट हो जाते तो ब्रिटिशर्स को पता था कि वो तुरंत उनको नहीं संभाल सकते थे। इस वजह से डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल के तहत जो है वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स में ऐड किया गया था। समझ में आ गया? फैक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कम्युनल इलेक्टोरेट ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था मैंने वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। कभी कभी क्या होता है कि आपको असर्शन पता रहता है, रीजन पता रहता है, पर आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, पर क्या दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, क्या दोनों एक दूसरे से अलाइंड है, इसमें कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इससे आपको ये सारी क्लैरिटी भी मिल जाए कि कौन सा रीजन, कैसे आप असर्शन और रीजन को अलाइंड और वो अलाइंड है कि नहीं है ये आप जान सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत की शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की व्यवस्था को भविष्य में प्रसारित करने की इच्छुक नहीं थी। तो अगर हम असर्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 में रिवोल्ट हुआ था। अब इस रिवोल्ट से क्या हुआ था, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको डिसॉल्व कर दिया था, यानी कि इसको भंग कर दिया था। और डायरेक्ट कंट्रोल कहां आ गया था, डायरेक्ट का जो कंट्रोल है वो आपका ब्रिटिश क्राउन पे आ गया था। ब्रिटिश क्राउन के पास जो भारत की कंट्रोल है वो आ गई थी। क्यों हुआ था? क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे ट्रेड करने गई है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्टाइल है, उनकी जो गवर्नेंस की स्टाइल है, उसके वजह से ही भारत में इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया। और वो रिवोल्ट इतना बड़ा था कि एक बार को ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि कहीं हमारे हाथ से जो भारत जो इतनी बड़ी कॉलोनी है वो कहीं निकल ना जाए। इस वजह से 1857 में जब रिवोल्ट को सप्रेस किया, उसके बाद आपका 1850 एक्ट लाया गया। और उस एक्ट से क्या हुआ कि जो इंडिया का कंट्रोल था, जो इंडिया की गवर्नेंस थी, वो सीधे कहां चली गई, सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो आपका 1609 में आई थी, या जो 1600 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो एक ट्रेडिंग बॉडी के हिसाब से आई थी, वो आपका 1858 एक्ट के बाद खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई थी? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से ही इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ है। जो गवर्नेंस स्टाइल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर जो इंडिया की गवर्नेंस है वो डायरेक्ट आपका ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी। तो असर्शन तो पूरी तरीके से सही है, ठीक है, असर्शन तो पूरी तरीके से सही, पर जो रीजन दे रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से जो है इंडिया को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहती थी, ये पूरी तरीके से गलत है भैया। मन से कहां नहीं करना चाहती थी, इनको तो हटा दिया गया ना। मन से तो वो होता है ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, अब हमें नहीं एडमिनिस्टर करना है, हमें गवर्नेंस नहीं करना है। पर यहां क्या हुआ भैया, यहां तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो असर्शन सही है पर रीजन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज ट्रू, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि जो रीजन दिया है असर्शन का वो गलत है। समझ में आ गया क्यों हटाया था, किस एक्ट की वजह से ये क्यों ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। यूपी पीसीएस में आपसे या कोई भी स्टेट पीसीएस में आपसे ये पूछेगा, पर इसकी जो एनालिसिस है यूपीएससी ये पूछ सकता है आपके जीएस1 के पेपर में कि क्यों ऐसा क्या कंडीशन हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल हटके जो इंडिया का गवर्नेंस था वो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। तो रीजन यही था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि जो रिवोल्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से ही हुआ है। इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के जो इंडिया का गवर्नेंस था वो सीधे सीधे कहां आ गया, वो आ गया सीधे ब्रिटिश क्राउन में। क्लियर हो गया, फैक्ट्स भी क्लियर कर दिया और साथ ही साथ रीजन भी क्लियर हो गया। जब आपको फैक्ट्स और रीजन ये जो डेडली कॉम्बो है, जब आप इसको आंसर लिखेंगे मेंस में तो आप बहुत चांसेस हैं कि आपके अच्छे मार्क्स मिले और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी। आप जितना डीप में जाएंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे, जितना आपको नॉलेज होगी, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की हो, पॉलिटी की हो, वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, वो करंट की हो, जितना भी आप
जितना भी आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और उतना ही आपको लगेगा कि मैं एक अच्छा आंसर लिख सकता हूं। पर इस नॉलेज को सिर्फ अपने दिमाग तक ही मत रखिएगा, इस नॉलेज को कलम के थ्रू अपने कागज पे भी उतारने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है पर हम प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कंसेप्ट की नॉलेज भी समझिए, फैक्ट्स भी रखिए, डेटा भी रखिए, पर उन सारी चीजों को आप कैसे 150 या 250 वर्ड में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, उस पर भी कोशिश करिएगा। उसको आप प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में दैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के आधार पर की गई थी? तो वो एक्ट का आंसर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब डायरकी क्या होता है? डायरकी का देखिए सिंपल मतलब ये होता है कि डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि 1919 तक आते आते मैं आपको बताया ना कि कई सारे नियम्स आ रहे थे। 1909 में आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला एक्ट है, उसके 10 साल बाद आपका 1919 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें भी कुछ सारे क्लॉजेस थे। तो इसमें क्लॉज ये था कि जो प्रोविंशियल है, यानी कि जो राज्य है, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं, राज्य है, इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई, इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई। कैसे दी गई? कि जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उसको कहीं ना कहीं लूज किया गया और इस वजह से सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, ठीक है। प्रोविंशियल में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, जैसे आपका एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक आपका रिजर्व सब्जेक्ट। तो अभी तक क्या था, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले देखें तो उसमें क्या था, उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है उन्हीं के पास पावर थी। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें 1919 में, तो आपका गांधी जी भारत में आ चुके थे, सत्याग्रह, जो सत्याग्रह एक मुहिम है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये सारी चीजें, ये एक्ट्स क्यों आ रहे हैं, ये एक्ट्स क्यों आ रहे हैं आपको समझना होगा। इस एक्ट्स के थ्रू जो ब्रिटिश हुकूमत है वो कुछ ना कुछ नियम या जो डिमांड है वो भारतीयों की मान रही थी, पर वो डिमांड ऐसा नहीं थी कि उनको पूरी पावर दे जा रही है, वो थोड़ा थोड़ा करके पावर दे रहे थे, ताकि सुप्रीम कंट्रोल तो ब्रिटिश के पास ही रहे। पर जो फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, भारत में जो फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा है, उसको कम कैसे करेंगे? उसको कम ऐसे करेंगे कि भाई हम कुछ ऐसे अधिनियम लाएंगे, हम ऐसे कुछ एक्ट्स लाएंगे जिससे भारतीयों को लगे कि अच्छा हाँ, ये एक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, हमारी डिमांड मानी जा रही है, तो जिस वजह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कम होता चला जाए। तो इस वजह से डिफरेंट एक्ट्स ला रही थी ब्रिटिश हुकूमत, चाहे हम 1861 की बात करें, 92 की बात करें, 09 की बात करें, अब 1919 की बात करें। तो डायरकी का मतलब यही होता है साफ भाषा में आपकी भैया, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बन रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ ऑटोनॉमी दी गई और सेंट्रल तो थी अपना। ऑटोनॉमी कैसे दी गई? वो ऑटोनॉमी दी गई आपकी लिस्ट या सब्जेक्ट के तौर पे, कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रोविंसेस को दे दिए गए कि आपको ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप नियम बना सकते हैं। और वो सब्जेक्ट दो फॉर्म में बांटे गए, एक आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट था और दूसरा आपका रिजर्व सब्जेक्ट था। ट्रांसफर सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा पावर थी, पर अगर हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो इस पे आपका वॉइस रॉय का कंट्रोल था पूरा। वॉइस रॉय चाहे तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी एडवाइस के बिना भी रिजर्व सब्जेक्ट पे नियम बना सकता था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हालांकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है, डुअल गवर्नमेंट सेट हुआ है, दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, पर इसमें रिजर्व सब्जेक्ट भी है ना, जिसमें पावर सोल अथॉरिटी वॉइस रॉय के पास है। तो डिमांड भी पूरा हो गया, पर सुप्रीम कंट्रोल जो है वो कहां है? वो आपका अभी भी ब्रिटिश हुकूमत के पास है। तो इन एक्ट से डिमांड मानी जा रही थी, पर वो डिमांड ऐसी थी कि पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रही थी। कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत जो है वो अपने अंडर ही चाहती थी। तो ये एक्ट के पर्पसेस थे। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि डायरकी किस एक्ट में आया था, तो 1919 में आया था, और क्यों आया था मैंने आपको रीजन बता दिया है। और अगर आपसे एनालिसिस भी पूछेगा कि डायरकी से पूरी ऑटोनॉमी हो गई थी, आप कहेंगे नहीं, पूरी ऑटोनॉमी तो नहीं हुई थी भैया, क्योंकि ट्रांसफर सब्जेक्ट के पास तो कंट्रोल था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, प्रोविंशियल काउंसिल के पास। पर अगर हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें ऐसे कुछ नियम थे कि वॉइस रॉय चाहे तो उस पर नियम बना सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस के बिना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्दोषों के साधन के भारत के संविधान के में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो उसमें एक एक्ट था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
तो ये भैया किस 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 फॉर्म में डाला गया जब हमारा संविधान बन गया था? तो वो उसका आंसर है आपका भैया डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? यानी कि भारत सरकार अधिनियम क्या होता है? निर्देशों के साधन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशों के साधन, यानी कि हम ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों प्रोवाइड किए गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए गए थे? इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव ये था कि एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है भैया, एक स्टेट को भैया एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की तरह कैसे बनाओगे? इन इंस्ट्रूमेंट्स को मान के। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स को मान के, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप इंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब अगर इस इंस्ट्रूमेंट को आप मानोगे, और ये इंस्ट्रूमेंट्स कहां दिए गए हैं? ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं भैया डीपीएसपी में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं सरकार हूं, सपोज करिए, मैं मान नहीं रहा हूं मैं सरकार हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि मैं सरकार हूं और मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कैसे अपने राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनाऊं, यानी कि मुझे अपने स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मैं जाऊंगा संविधान में मैं देखूंगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं इन इंस्ट्रूमेंट को यानी कि इन निर्देशों को अगर मैं मान लूंगा तो मैं अपने राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बना दूंगा। पर अब ये इंस्ट्रक्शन जो है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां है? वो आपका डीपीएसपी में। यानी कि अगर मैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो प्राविधान दिए गए हैं, अगर उनको समझूंगा, अगर उनको इंस्ट्रक्ट करूंगा, उनको अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं जो एक सरकार हूं, अभी मैं सपोज के तौर पे कह रहा हूं, आप मानिएगा, मैं सीरियसली नहीं मानिएगा। ठीक है भैया, अगर मैं राज्य हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो मैं डीपीएसपी को देखूंगा। मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज दी गई है कि कैसे सरकार एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना सकती है। तो मैं जाऊंगा, मैं 36 से लेकर 51 तक चीजें पढ़ूंगा, और जो मुझे लगेगा कि मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं वो चीजें मैं इंडक्ट करूंगा, कानून बनाऊंगा, और मैं फिर एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट की तरफ बना दूंगा। मैं यानी कि सरकार, में एक सपोज की एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। तो समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए गए थे? इसी वजह से डीपीएसपी को विश लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखना भाई। कभी कभी ऐसा बहुत इजी स्टेटमेंट आ जाता है, पर आपने ध्यान, आप कहीं ये सारी चीजें ना बहुत जल्दी बुक्स में मिलती नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी चीजें बुक्स में मिलती नहीं है। तो विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिख के आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की विश लिस्ट किस प्रावधान को या किस पार्ट को कही जाती थी, तो आप कहेंगे डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लग रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लग रहा था कि अभी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अभी जो भारत है वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर सके या इस कानून को इंप्लीमेंट कर सके, तो उसको डीपीएसपी में डाल देते थे। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊंगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करें तो वो डीपीएसपी में था। क्योंकि 47 की अगर बात करें, जब आजाद हुआ था भारत, तब शायद स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, 6 से 14 साल की हम बात कर रहे हैं, कि हर बच्चे को वो स्टेट जो है वो शिक्षा प्रोवाइड कर सके। पर जैसे जैसे भारत बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे स्टेट की कैपेसिटी बढ़ी, डीपीएसपी से हटके वो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट आ गया। क्योंकि राज्य सरकार को लगा कि हाँ, अब कैपेसिटी है, स्टेट के पास वो कैपेसिटी है कि हम सभी 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को हम शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इस वजह से डीपीएसपी को विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया, कहां मिलता है ये भी बता दिया, क्या ऑब्जेक्टिव है स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाने का और कैसे बनाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल भी बता दिया कि कैसे विश लिस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डीपीएसपी राइट टू एजुकेशन जो पहले डीपीएसपी में था, फिर वो बाद में फंडामेंटल राइट हो गया, क्योंकि स्टेट को लगा कि अब मेरे पास कैपेसिटी कि मैं 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Government of India Act 1935 was based on, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्न में से किस पर आधारित है? The principle of federation of parliament of federation and parliamentary system, the principle of succession of British Indian provinces, acceptance of the idea of a constituent assembly to draft a constitution, none of the above। अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब कैसे? अब ये समझिए, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रावधान था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का।
ठीक है भाइयों, ठीक है भैया, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रावधान था, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन में आपके प्रोविंसेस होंगे, आपके प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा भैया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में क्या डिफरेंस है। देखिए 1857 से पहले सरकार ने यानी कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन जिन स्टेट को या जिन जिन टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के पार्ट थे, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के पार्ट थे, उन्हें प्रोविंसेस बोला गया, उन्हें ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला गया। पर मैंने आपको बताया कि 1857 रिवोल्ट के बाद जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी ब्रिटिशर्स की वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। जब वो चेंज हुई तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि हम अब भारत की या कोई भी राज्य को हम हड़पेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम उनको प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे देंगे, यानी कि हम उनको एनेक्स नहीं करेंगे, हम उनकी टेरिटरी को छीनेंगे नहीं, पर हमारी वो जो टेरिटरी है वो हमारे अंडर ही रहेगी, वो हमारे अंडर ही रहेगी, पर जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां के राजा महाराजा चलाएंगे। हाँ, सुप्रीम पावर ब्रिटिश ही है, पर हम एनेक्स नहीं करेंगे, जो भी गवर्नेंस हो रहा है वो उनके लोकल राजा महाराजा ही चलाएंगे, पर सुप्रीम अथॉरिटी आपकी ब्रिटिश हुकूमत ही थी। तो 1857 से पहले जिन जिन राज्यों को ब्रिटिश हुकूमत ने हड़प लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 से पहले जिन जिन राज्यों को हड़प लिया था उनको बोला गया भैया ब्रिटिश प्रोविंसेस। और 1857 के बाद जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में चेंज आया, ठीक है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में चेंज आया, उसके बाद एनेक्स नहीं किया गया चाहे हम ब्रिटिश हुकूमत की बात करें, उन्होंने किसी भी राज्य को एनेक्स नहीं किया, उनको दे दिया दर्जा प्रिंसली स्टेट। हालांकि प्रिंसली स्टेट के पास ऑटोनॉमी थी, पर वो सुप्रीम जो अंडर है वो आपके ब्रिटिश हुकूमत के अंडर ही आते थे, ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ही आते थे। तो ये डिफरेंस आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट कोई आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता था तो अब शायद आपको पता हो गया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन कैसे था और पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे था? प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन इसलिए था क्योंकि एक ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप किया गया था। ये प्राविधान तो ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप होगा भारत में, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट दोनों रहेंगे। पर ये जो अधिनियम है या ये जो क्लॉज है ये आपका फुलफिल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट नहीं चाह रहा था कि वो एक ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट हो, वो एक ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट हो, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के पास जो लोकल जो आपके राजा महाराजा थे उनकी तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ पावर थी। अपना जो राज्य है वहां पे उनके पास पावर थी, तो अपने पावर्स को गिव अप नहीं करना चाहेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आपके पास पावर है, तो आप वो प्रिविलेजेस वो पावर्स गिव अप नहीं करना चाहेंगे। यही कहानी आपका प्रिंसली स्टेट्स में भी था। तो अगर ये स्टेटमेंट या मेंस में आ जाएगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक ऑल इंडिया फेडरेशन था, वो क्यों नहीं सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाया? उसका आंसर ये था कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा थे वो राजी नहीं थे कि वो अपने प्रिंसली स्टेट राजा महाराजा का पद छोड़ के एक ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट बने। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है आपका फेडरेशन की प्रिंसिपल पे, क्योंकि इसी एक्ट में डायरकी को प्रोविंशियल सिस्टम से हटा के, यानी कि मैंने आपको इससे पहले एक्ट बताया कि 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, पर 1900 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरेशन की बात क्यों की गई? क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी प्रोविंसेस को, राज्यों को, ठीक है, डायरकी हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इस वजह से फेडरेशन का पार्ट ये हो गया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी थी? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी थी। क्लियर हो गया? ऑल इंडिया फेडरेशन क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया था? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट बनने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो अपने पावर्स और प्रिविलेजेस को गिव अप नहीं करना चाहते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पर एक अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1813। जैसे मैं आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, ठीक है। वेस्ट की अगर हम ब्रिटिश को, अगर हम इंग्लैंड यूके को देखें तो वो वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनको ट्रेड करना था ईस्टर्न में, तो ईस्ट में वो ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था कि तुम जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जाओ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे और जाके ईस्ट में ट्रेड करो। इसीलिए इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था, क्योंकि यूके के ईस्ट में एशिया पड़ता है।
ठीक है, एशिया पड़ता है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसको ट्रेड की जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया आप हमारे बिहाफ पे ट्रेड करोगे। पर ये इनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस थी कि भाई कि एक ट्रेडिंग बॉडी करते कैसे एक ट्रेडिंग बॉडी करने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और इन्होंने 200 से 250 साल जो है भारत पे हुकूमत करी। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट खुश नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस वजह से 19वीं सेंचुरी की स्टार्ट से ही कुछ ना कुछ इनके पावर जो है कर्टेल होना स्टार्ट हो गए थे। पहला इंसिडेंस ये था कि जो आपकी ट्रेड मोनोपोली थी, मोनोपोली समझ रहे हो कि बस हम ही हम है तो हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यानी कि सिर्फ हम हैं, हम ही ट्रेड कर सकते हैं और कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। इस मोनोपोली को एंड कर दिया था आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो मोनोपोली थी, इस मोनोपोली को एंड कर दिया था किस एक्ट से भैया? वो एक्ट का नाम था आपका चार्टर एक्ट 1813। यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और को भी किसी और से भी ट्रेड करवा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड मोनोपोली थी, मोनोपोली यानी कि सिर्फ हम, ठीक है, और मोनोपोली किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई चीज खरीदनी है और आपको वो जो चीज चाहिए उसको बेचने वाला या उसको बनाने वाला सिर्फ एक है, चाहे वो कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो कुछ भी हो, अगर वो एक है तो फिर वो एक फेयर कंपटीशन नहीं होता है। इस वजह से मोनोपोली किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से इस मोनोपोली को एंड किया किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट, इन चारों एक्ट में पहले कौन आया था? तो ऑप्शन अगर हम बात करें इसका आंसर है 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये लिख लेना भाई, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। 1717 में आया था। फिर ये आपका 1784 में। फिर चार्टर एक्ट की बात करें तो आपका 84 से लेके 58 तक 1858 तक जितने भी एक्ट्स आए वो आपके चार्टर एक्ट कहे गए। और इसके बाद क्योंकि आपका रिवोल्ट हो गया था, इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स आना शुरू हो गए थे। आपका 61 में आया था, 1892 में आया था और भैया आपका आया था 1909 में। और उसके बाद जो दो एक्ट आए 1919 और 1935 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आए थे। क्लियर हो गया? तो पहले आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आया आपका चार्टर एक्ट और फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, क्यों आया था रेगुलेटिंग एक्ट? ये अच्छा, ये आपका क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि भाई 1774 में ही क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उससे पहले या उसके बाद में क्यों नहीं लाया गया? देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 1757 यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स ने जीत ली थी, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ था कि जो बंगाल है, ठीक है, और बंगाल उस वक्त भारत का सबसे बड़ा राज्य या सबसे बड़ा सूबा था, पैसों के मामले में भी और एरिया वाइज भी। तो जब इतना बड़ा राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ जाएगा, और ब्रिटिश हुकूमत यानी कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास सुप्रीम पावर आ जाएगी। तो उससे क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ और बंगाल का कंट्रोल आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज थे, वो इस पावर का मिसयूज करने लगे। इस पावर का मिसयूज करने लग गए। वो कैसे मिसयूज करने लग गए? वो ब्राइब लेने लग गए, यानी कि रिश्वत देने लग गए, ठीक है। पैसे का बहुत सही हिसाब नहीं था। सपोज करिए आप किसी कमरे में गए और आपके पास पैसे ही पैसे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे ही पैसे आ गए, बहुत पैसे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके पास भी वो आप खर्च करोगे, ठीक है, आप फिर उसका इतना हिसाब नहीं रखोगे। यही चीज आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ भी हो गई थी, ठीक है। जो एम्प्लॉइज थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी फ्री क्या होता है कि टैक्स नहीं देना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ होल ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत दी थी, पर जो प्राइवेट ट्रेड है यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको नहीं परमिशन दी गई थी कि भैया आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो ब्राइबरी स्टार्ट हो गई, यानी कि रिश्वत लेना स्टार्ट हो गया। फिर आपका प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट हो गया। बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके गिफ्ट्स लेने लग गए, ठीक है, गिफ्ट लेने लग गए, बहुत रैविश लाइफस्टाइल जीने लग गए। तो जब ये सारी चीजें हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो क्राउन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत क्यों भेजा था, उसका सोल रीजन यही था कि भारत से रेवेन्यू उठाओ और ब्रिटेन भेजो, भारत से रेवेन्यू उठाओ ब्रिटेन भेजो। पर वो जो रेवेन्यू है, जो भारत से रेवेन्यू आ रहा है, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज ही उड़ाने लग गए हैं,
ठीक है, उनको कोई कंट्रोल नहीं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, उन्हें लग रहा है हम ही हम है तो क्या हम है, ठीक है, सबसे बड़े हम ही शहंशाह हैं। तो जब वो सारी चीजें हुई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब जो है हमें एक्ट, कुछ एक ऐसा एक्ट लाना होगा जिससे जो आपका ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है, जो एकदम अनफाइनाइट हो चुकी है, जो अनलिमिटेड हो चुकी है, उसको भाई थोड़ा सा कर्टेल लेके आए, उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आए। तो इस वजह से पहला एक्ट लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगर आपको किसी, आप तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे रेगुलेटिंग एक्ट किस साल में आया था, मेंस में आपसे पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था इसी साल, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब बंगाल का सूबा उसको मिल गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब सपोज करिए आपके पास या किसी के पास जब बहुत सारा पैसा एकाएक अचानक से आ जाएगा ना, तो समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी तो लोग ही थे ना, इंसानी थे। अगर आज की बात करें या उस समय की बात करें, इंसान तो इंसान होता है, जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो भाई समझ आता नहीं है, ठीक है, क्या करें क्या ना करें। तो वही वाली चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हो रही थी। तो उसको समझाने के लिए कि भैया आपको ना ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको जो यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो वो बोल रहा है ये करनी है, इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्लियर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी जो रीजंस है ना वो बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं दीती हैं, और आपको अगर ये सारी चीज़ें समझनी होगी तो आपको कई सारी रेफरेंसेस पढ़नी पड़ेगी। इस वजह से ये वीडियो जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है स्टडी IQ PCS पे, ऑब्जेक्टिव यही है कि फैक्ट्स तो आपको बताएं, साथ ही साथ जो बिहाइंड द स्टोरी है, ठीक है, वो भी आपको बताते चले। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन और आपका मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का मिक्स है। तो अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की भी जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी रेफरेंस देता चला जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको रेफरेंस नहीं क्लियर होगा ना तो मात्र रटने से तो कुछ नहीं होने वाला यार। रटोगे तो कुछ नहीं होगा, रटोगे तो शायद प्रीलिम्स क्लियर हो जाए पर शायद मेंस फंस जाए, बहुत अच्छे हो तो किस्मत अच्छी तो मेंस क्लियर हो जाए तो शायद इंटरव्यू में फंस जाओ। क्योंकि पर्सनैलिटी चाहिए ना, जब आपकी पर्सनैलिटी कैसे निखरेगी? पर्सनैलिटी तब निखरेगी ना जब आपके पास आपका परसेप्शन होगा, आपकी एक सोच होगी। वो सोच कहां से आएगी? जब आप चीजों को पढ़ोगे, आप 10 लोगों की राय समझोगे, जानोगे, अच्छा ये भी बात सही है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो आपकी पर्सनैलिटी या वो एनहेंस होगी। समझ में आ गया? इस वजह से ये कंसेप्ट को मैं स्टोरी जो है वो आपको बताता चल रहा हूं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The objective of Montagu-Chelmsford reforms of 1919 was to give power to local government to establish diarchy in the provinces to extension of provincial government। एक और इस पे क्वेश्चन बनता है। देखिए जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है उसे आपका मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि कौन से एक्ट को आपका मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो आप कहोगे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में क्या होता, भैया डायरकी आई थी और साथ ही साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट थी उसको एक्सटेंशन उसका आपका आदि एक्सटेंड करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाया गया था। पर भाई लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दी गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी थोड़ी है। लोकल गवर्नमेंट को पावर कौन देगा? जब इंडिपेंडेंट इंडिया हो, जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की बात हो रही थी ना। तो ब्रिटिश को थोड़ी डेमोक्रेसी चलानी थी, ब्रिटिश थोड़ी यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने आए थे। ब्रिटिशर्स तो पैसे लूटने आए थे। और ये सारे एक्ट भी वो सब क्यों ला रहे थे? ये क्यों रहा था? डायरकी स्टैब्लिश हो रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उस वक्त जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो अपनी पीक पे बढ़ता चला जा रहा था। तो उसको कर्टेल करने के लिए कुछ भैया डिमांड मान ले रहे हैं, कुछ डिमांड मान लें तो ठीक है। जैसे नहीं होता है कि बच्चा जब रोता है तो उसको कुछ टॉफी दिखा देते हैं पेरेंट्स लोग, तो वो चुप हो जाता है। तो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव तो यही था, सुप्रीम पावर तो हमारे पास ही रहे, सुप्रीम पावर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही रहे। पर ये सारे एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि जो इंडियंस है जिनकी यूनाइट होके, ठीक है, भारतीय यूनाइट होके जब फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे डिमांड्स देके उस फ्रीडम स्ट्रगल को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था सारे एक्ट्स लाने का। क्लियर हो गया? चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स आपको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 भी कहा जाता है। आपको मैंने बता दिया कि इसमें लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देनी थी, डायरकी को स्टैब्लिश करना था और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसका भी एक्सटेंशन किया था। आप सपोज करिए, इसी में आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूं एलिमिनेशन का। यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट पीसीएस का कोई भी देंगे ना तो कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक इज वेरी गुड फॉर यू। कैसे होता है कि सपोज करिए आपको ये दोनों के बारे में नहीं पता है, टू एस्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविंसेस टू एक्सटेंशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपको इन दोनों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है। सिर्फ आप अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना आपको समझ में आएगा 1919 में क्या है। 1919 में आपका भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश की हुकूमत है, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत है भारत में, ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा है।
तो क्या ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश इंडिया क्या लोकल गवर्नमेंट को यानी कि स्थानीय सरकार को क्या कोई पावर देगी? स्थानीय सरकार को पावर नहीं देगी ना। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चमका, आपने कहा ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता है। और जैसे आपने 1 कैंसिल कर दिया, आपको 2 और 3 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यू जस्ट गॉट टू नो दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट। कुछ भी कैसे भी करके ये स्टेटमेंट नहीं सही हो सकता है। आप समझ जाओगे 1 तो सही नहीं है, तो जिसमें 1 है, ठीक है, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, यार ये तो नहीं हो सकता। बच्चा क्या 2 और 3 आपने मारा और आप आगे बढ़ गए। तो ये जो है ना, आपको प्रीलिम्स जब क्रैक करना है, प्रीलिम्स क्यों हुआ बना हुआ है पता है? यूपीएससी में प्रीलिम्स क्यों हुआ बना हुआ है? क्योंकि लोग ना ये सारी चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पैनिक रहते हैं। और कभी भी आप पैनिक रहोगे ना, तो आप अपना कूल माइंड, ठीक है, कूल माइंड से आप वो चीजें टैकल नहीं कर सकते हो। यही पे एग्जाम्पल आता है एमएसडी का। महेंद्र सिंह धोनी जो भारत का सबसे बेहतरीन कैप्टन रहा है, वो पीछे विकेट के पीछे खड़े रह के बड़ा कूल रहता था, कंपोज रहता था। उसके दिमाग में सारी प्लानिंग चलती रहती थी। क्यों चल पाती थी? क्योंकि वो बंदा कूल रहता था, कंपोज रहता था। तो जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप कंपोज रहेंगे ना, उतनी ये सारी टेक्निक्स आप लगा सकते हैं। तो नॉलेज भी बता दी ये वाले क्वेश्चन से, और आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ क्लॉज दिए स्टेटमेंट में, आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट बोला गया था। उस फेडरेशन में कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। ब्रिटिश प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा, जिस वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो नहीं चाह रहे थे कि वो एक यूनिट में आए, क्योंकि वो अपने पावर और प्रिविलेजेस को गिव अप नहीं करना चाह रहे थे। इस वजह से ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये सक्सेसफुली सेटअप नहीं हुआ था, पर इसका प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। तो ये पूरी तरीके से सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकंड क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। ये भी बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था। डायरार्की जो हटा दिया था 1919 में, जो डायरार्की आया था प्रोविंसेस में, उसको हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया था। इसी वजह से फेडरेशन वाला पार्ट आया था ना, ये भी सही है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एट द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, यानी कि क्या होता है, बहुत सारे प्रोविंसेस, उस वक्त बहुत सारे प्रोविंसेस थे, उनको एक जोड़ दिया था। स्टैब्लिश जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, उसको एक में जोड़ दिया था। तो इस वजह से अगर हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो आंसर है आपका 1, 2, 3। और ये दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में ही बता चुका हूं। बार बार वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्लास भी लंबी होगी, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। जितना मेरी कोशिश ये है कि जितना कम समय में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दे दूं, ताकि आपका टाइम बच सके। और जितना आप टाइम बचाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन सा एक्ट में खत्म हो गई थी? वो खत्म हो गई थी आपकी चार्टर एक्ट 1813। इसमें एक एग्जांपल और मैं जोड़ रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरी तरीके से कमर्शियल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की कब खत्म हो गई थी, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल पावर है वो किस एक्ट के तहत खत्म हो गई थी? वो हो गई थी भैया 1833। तो ट्रेड मोनोपोली एक्ट खत्म हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, पर कमर्शियल पावर भी खत्म हो गई थी। कब? वो खत्म हो गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यानी कि 1833 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। यानी कि 1609 में सफर शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई एक ट्रेडिंग बॉडी के लिए। इनकी कमर्शियल पावर कब तक रही? इनकी कमर्शियल पावर रही भैया 1833 तक। क्यों सब हटा दी गई? क्योंकि गवर्नेंस स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया 1833। जब आपका 1857 में रिवोल्ट हो गया, वो रिवोल्ट के बाद इस बॉडी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1833 में जो कमर्शियल पावर खत्म करी गई थी, उसके बाद आपका 1858 में इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया है या भंग कर दिया। क्लियर हो गया? ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आपसे ये एक्ट से क्वेश्चन तो पीसीएस में तो बहुत बार पूछता है, और ये आदमी कंफ्यूजन में ही रहता है और कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से मैं आपको बहुत ही आराम से चीजों को कोरिलेट करते समझाता चला जा रहा हूं, क्योंकि याद करने का तरीका भी कोरिलेशन है। जितना क्रोनोलॉजी आप समझते चले जाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का एक और नाम है आपका भैया 1909 में जो एक्ट आया था, 1909 में जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ जो 1909 था, उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जैसे आपका मॉन्टेगू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं, उसी तरह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपका 1909 को कहते हैं।
ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऐड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट्स एंड टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन इट, यानी कि बजट को डिस्कस करने की पावर और उस पे अगर कोई आपत्ति है तो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की पावर भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक्ट इस वजह से आ रहा था क्योंकि 20th सेंचुरी की स्टार्ट में बहुत सारे वॉयलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कि अब ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपने गवर्नेंस के अंडर में लेना है। जितना ज्यादा भारतीय लेंगे तो भारतीय लोगों को लगेगा कि अच्छा भले ही ब्रिटिश की हुकूमत है पर जो कानून बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भारत के ही लोग हैं, तो जब भारत के लोग हैं तो क्या प्रोटेस्ट करना। इस वजह से ये सारे एक्ट्स जो है वो करते चले जा रहे थे। इसमें देखेंगे कि भैया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में एडिशनल नंबर बढ़ा दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना नंबर बढ़ाया था। ऐसे ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है पर मेरा काम है आपको सारी चीज बताना। तो नंबर है आपका पहले 16 था, 16 से आपका भैया 60 कर दिया था, ठीक है, 16 से आपका 60 कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद आपका बजट को डिस्कस करने का रेजोल्यूशन भी दिया था, पर साथ ही साथ ये जो यूनिटी ब्रेक करने का था वो भी डाल दिया था। यानी कि हम आपकी डिमांड तो मार रहे हैं, हमें फ्रीडम स्ट्रगल को आपको थोड़ा कर्टेल करना है, तो इस वजह से भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस मिला रहे हैं, पर साथ ही साथ आपका ये जो यूनिटी थी भारत की, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर पूरा भारत यूनाइट होके उनके अगेंस्ट आ जाएगा तो वो कुछ मिनटों के रहेंगे और उनको भागना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए साथ ही साथ डिवाइड एंड रूल का प्रोविजन भी इसमें ऐड ऑन कर दिया। कैसे ऐड ऑन कर दिया कि भैया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लगा दिया। तो ब्रिटिश हुकूमत की ये जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, इसी वजह से वो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड पे, पूरे ग्लोबली उन्होंने बहुत सारे देशों पर राज किया। ये इनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था कि भाई आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसमें इंडियंस का जो मात्रा उसको बढ़ा दिया, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट और रेजोल्यूशन मूव करने का पावर भी दे दिया, पर साथ ही साथ अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी रखी रही। कैसे? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऐड ऑन कर दिया। क्लियर हो गया? तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इससे ना आपका जो चैप्टर 1 है, जो सेट 1 है, इसमें जो एक्ट्स लाए गए उसके और फैक्ट्स भी क्लियर होते चले जा रहे हैं। क्यों एक्ट्स लाए गए, उस वक्त ही क्यों ये एक्ट्स ला रहे थे, वो सारी चीजें भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिर्फ ये एक वो चीज नहीं है कि मैं आपको सिंपली आंसर बता रहा हूं। मेरी कोशिश है कि जितना नॉलेज है, जितना डीप मैं आपको बता सकूं, जितनी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाए, उतना ही इस वीडियो को देख के आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आपसे सीधे पूछेगा कि भाई किस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट बने थे। इंडिया तो पहले से था, पाकिस्तान किस स्टेट से बना था, पर दो अलग अलग हो गए थे। तो वो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें कुछ खास कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, कोई खास कंसेप्ट है नहीं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत को आजादी मिली थी, तो उसका आंसर भी आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन है, देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंशियल स्टेटमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया है कि 1919 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई थी, डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। कैसे? 2 सब्जेक्ट्स आ गए थे आपका, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट आपका और साथ ही साथ आपका रिजर्व सब्जेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट था और एक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये जो 2 गवर्नमेंट है, यही ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, इसे डायरकी कहते हैं। डायरकी कोई ऐसा कुछ वो आपका कुछ वो टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है। डायरकी इज नॉट अ वेरी टेक्निकल टर्म, इट सिंपली मींस अ ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार है, फिर एक प्रोविंसेस पे आ गई। इससे पहले, इस एक्ट से पहले, 1919 के अधिनियम से पहले प्रोविंशियल पे वो गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसलिए डायरकी नहीं बोला जाता था। जब प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट आ गई तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट हो गया, इसी को कहते हैं डायरकी, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था आपका 1999 के एक्ट में, और मॉन्टेग्यू चेल्फॉफ कमेटी रिफॉर्म द रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन टू डायरकी। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है भैया, कुछ खास है नहीं। वही स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कह रहा है, और वही स्टेटमेंट आपका मॉन्टेग्यू चेल्फॉफ रिफॉर्म, सेम ही एक्ट है ना, सिर्फ नाम डिफर किया जा रहा है, नाम डिफर है। दैट्स वाई ये दोनों असर्शन भी सही है एंड दैट टू आर आपका रीजन भी सही है। तो दोनों मानना है और आगे चले जाना है। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि आप क्वेश्चंस मैं हर चीज में वही चीज रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा ना, आपको तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना आपके लिए बेटर है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस वजह से पास हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी भारत में उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और डुअल सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था बंगाल में उसको खत्म करने के लिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1757, मैंने आपको ये बताया था कि 1757 यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की कंट्रोल मिल गया था, और बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा सूबा था, सबसे बड़ा राज्य था। तो जब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा सूबा आया जिसके पास इतना पैसा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो रिश्वत देने लग गए, वो अपनी प्राइवेट ट्रेड करने लग गए, गिफ्ट देने लग गए। तो वो क्या हो रहा था उस वक्त, क्या हो रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल से बाहर निकल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसकी लगाम कसने के लिए इन्होंने यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिससे जो कंट्रोल है वो वापस से ब्रिटिश पार्लियामेंट के आया जाए। और वो कैसे आएगा कि जो टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उस पे कंट्रोल लाके, फिर साथ ही साथ जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको क्या बना दिया भैया, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपसे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा पर आपको कमेंट करके बताना है कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे। आपको कमेंट करना है इस पे। और तीसरा प्रावधान ये दिया है कि डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया था। आप पूछोगे भैया डुअल सिस्टम क्या है? देखो डुअल सिस्टम क्या है, डुअल सिस्टम मैं आपको बताता हूं। डुअल सिस्टम ये था कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बंगाल जो सूबा है वो जब ब्रिटिश हुकूमत के पास आया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डुअल गवर्नमेंट यानी कि दो सरकारें चलाई। कैसे? एक आपका दीवानी और दूसरा आपका निजाम। यानी कि जो पैसा जहां से रेवेन्यू आ रहा था, ठीक है, जहां से पैसा आ रहा था उसको कहते हैं दीवानी राइट्स। जब आपकी टेरिटरी पे कुछ हो रहा है तो आपको पैसे मिलते, तो वो जो रेवेन्यू था उसका कंट्रोल किसके पास था, यानी कि जो दीवानी राइट्स था उसका कंट्रोल, दीवानी राइट्स यानी कि बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे वो चले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो निजाम यानी कि जो बंगाल का आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था वो किसके पास था, वो आपके नवाब के पास, जो मुगल एम्परर थे। क्योंकि इस वक्त मुगल डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। तो डुअल सरकार कैसे हो रहा है कि बंगाल में क्या हुआ कि जो कमर्शियल राइट्स है यानी कि जो रेवेन्यू है उसकी पावर आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी भैया वो कहां चली गई, वो आपकी चली गई आपकी मुगल एम्परर जो उस वक्त थे उनके पास। तो इस वजह से ये डुअल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे थे। तो इस डुअल गवर्नमेंट को भी कौन खत्म किया था, इस डुअल गवर्नमेंट को भी आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसको खत्म किया था। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो रेवेन्यू थे, जो पैसे आ रहे थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ रहे थे और उस पैसे का कुछ हिसाब किताब नहीं था। इस वजह से इस डुअल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है उसको एंड कर दिया था किससे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मैंने आपको स्टोरी भी बता दी कि क्यों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था और क्या क्या उसके प्रोविजन थे, और आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये था आपका आज का जो पॉलिटी का हम लोग ल्यूसेंट का सेट 1 देख रहे हैं, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो पॉलिटी के सेट 2 है उसके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको समझेंगे। देखिए इस सीरीज के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों की नॉलेज आपको प्रॉपरली मिले, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये सीरीज अगर जब आप देखो तो आपका पॉलिटी में एनालिटिकल थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में डिफरेंस यही आता है कि स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहता है और यूपीएससी में थोड़ा सा एनालिटिकल चीजें ज्यादा पूछते हैं। इस वजह से मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने आपको फैक्ट्स भी बताए और उस फैक्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट्स आए वो क्यों आए, उसका रीजन क्या था, उस वक्त ही क्यों आए, जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी उसको मैंने लिंकेजेस करके आपको फैक्ट्स को समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।